हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 14वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पारितंत्र। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे है ऊर्जा प्रवाह। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ऊर्जा जो है पारितंत्र में एक दिशीय प्रवाह करती है, यूनिडायरेक्शनल। सूर्य से आती है और वो अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस सूर्य में नहीं जाती, मतलब उसका साइकिल नहीं चलता, उसका चक्र नहीं चलता है ऊर्जा का। सूर्य प्रकाश जितना भी पौधों में पड़ता है, उसमें जितनी भी ऊर्जा होती है, उसका केवल वो 1 से 5% ऊर्जा का ही प्रयोग अपने लिए प्रकाश संश्लेषण करने में उपयोग कर पाते हैं। ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण से बनी हुई ऊर्जा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका वो 90% से भी ज़्यादा अपने श्वसन कार्य में यूज़ कर लेते हैं और उसको उड़ा देते हैं, फूंक देते हैं। आप ये समझिए, उसमें जो बचा हुआ 10% या उससे भी कम हिस्सा है वो स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं, और वो अगले ट्रॉफिक लेवल में, अगले पोषण स्तर में पहुंचता है। जो शाकाहारी है, उसके बाद जो मांसाहारी है, उन लोगों में पहुंचता है। गहरे समुद्र के जल तापी पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। गहरे समुद्र में गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी के स्रोत होते हैं जो निकलते रहते हैं वहाँ पर। उनसे आसपास के कुछ जो जीव जंतु हैं ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। बाकी सभी के लिए तो सूर्य की ऊर्जा ही पर्याप्त होती है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। अब ये क्या लिखा है, इसको समझ लीजिए। सूर्य प्रकाश में जो दृश्य प्रकाश है, जिसको अपन विबग्योर कहते हैं, बैजानी पिनाला, जिसमें बैगनी से लेकर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, वो हमारा दृश्य प्रकाश है। उसी दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकती है। बाकी जो भाग है प्रकाश का, जिसमें पराबैंगनी किरणें भी हैं, है ना, अवरक्त किरणें भी हैं, ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती हैं। तो कुल जो सूर्य प्रकाश है उसका 50% भाग दृश्य प्रकाश है और बाकी 50% भाग में अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसी 50% वाले सूर्य प्रकाश के भाग से ही होती है, जिसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, जिसको अपन विबग्योर कहते हैं, और उसी को PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। उसी में प्रकाश संश्लेषण हो सकती है जो दृश्य प्रकाश है, बाकी 50% में नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु सूर्य की विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें मुख्य होते हैं पादप और जीवाणु। जो हरे जीवाणु होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जिसको हम CO2 कहते हैं, H2O कहते हैं, उनसे वो कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। जैसे C6H12O6, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। वही काम हरे पौधे यहाँ पर करते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुल सूर्य प्रकाश का 1 से 5%, और अगर केवल PAR का भाग लेते हो, ये वाला भाग लेते हो, तो इसका 2 से 10%, क्योंकि ये आधा भाग होता है, तो इसका 2 से 10% भाग वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का, और उसी से पूरे विश्व का पोषण हो रहा है, सभी जीवधारियों का पोषण हो रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। हालांकि इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हो पिछले क्लास में ही, फिर भी हम इस क्लास में इसको आगे बताएंगे कि कैसे अगले पोषण स्तर में जाते हैं। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि भाई जो शेर है वो तो हिरण खाएगा या दूसरे जंतुओं खाता है, वो पादप के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन वो जिन जंतुओं खाता है वो तो पादपों पर निर्भर करते हैं। मतलब शेर भी
अप्रत्यक्ष तौर पे पादपों पर ही निर्भर कर रहा है। मांसाहारी जीव भी पादपों पर ही अप्रत्यक्ष तौर पे निर्भर करते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। मैंने पहले ही बताया इस चीज़ को कि सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा आती है, उसका उपयोग करते हैं और वो अंततः विकिरित हो जाती है, वापस सूर्य में नहीं जाती है, एक दिशा। क्या इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निहित है? ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत ये है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, इसको सिर्फ हम बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में होती है, उसको ये ग्रहण करते हैं पादप और उसको ये रासायनिक ऊर्जा में यानी कि अपना भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद इसको जब दूसरे प्राणी लेते हैं या ये स्वयं भी रेस्पायरेशन में यूज़ करते हैं तो इसकी काफ़ी मात्रा जो है ऊष्मा के रूप में बदल करके मुक्त हो जाती है। तो एक रूप से दूसरे रूप में लगातार ये जो ऊर्जा है वो बदलती जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। देखिए, अव्यवस्था मतलब रेंडमनेस, जिसको अपन एंट्रोपी कहते हैं। दुनिया की कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह से आदर्श प्रक्रिया नहीं है। आदर्श प्रक्रिया होते हैं जिनमें अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है, जीरो होती है, उसकी एंट्रोपी जीरो होती है। और अव्यवस्था का मतलब है कि जो ऊर्जा है उसकी कुछ मात्रा बिना काम के ही मुक्त हो जाती है, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण या श्वसन भी हमारी एंट्रोपी से मुक्त नहीं है। ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है कि किसी भी प्रक्रिया में चाहे थोड़ी ही मात्रा सही लेकिन कुछ मात्रा ऊर्जा की एंट्रोपी के रूप में जरूर बदलती है, जिससे उसके अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं और उसकी कुछ ऊर्जा बेकार ऊर्जा के रूप में निकल जाती है। ठीक है, जैसे हम जब श्वसन करते हैं और ऊर्जा मुक्त कराते हैं तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है ना, उसका सिर्फ 40% ऊर्जा का ही हम प्रयोग कर पाते हैं। बाकी 60% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बेकार रूप में निकल जाती है, उसी से हमारा शरीर गर्म रहती है। ये एक प्रकार की एंट्रोपी है। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। स्थलीय पाद के तंत्र में शाकी एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप प्लवक, काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। तो उत्पादक का सीधा मतलब है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो स्थल में कौन है? पेड़ पौधे, शाकी पौधे, ये सब हैं। जल में भी वैसे पौधे जो हैं या प्लवक जो हैं जो तैरते रहते हैं, सूक्ष्म मतलब जो छोटे जीवधारी हैं, छोटे पादप हैं, वो प्लावी हैं। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों के बारे में पढ़ा है जो कि प्रकृति में विद्यमान है। खाद्य श्रृंखला में एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और खाद्य जाल में वो सब आपस में जुड़े होते हैं गडमट तरीके से। किसी भी पारितंत्र में आपको कोई एक खाद्य श्रृंखला नहीं मिलेगी, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गडमट तरीके से जुड़े होते हैं, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, पादप या उत्पादक से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है, इस परस्पर अंतर्निर्भरता के कारण श्रृंखला या जाल की रचना होती है। तो प्राणी एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, कोई एक को खा रहा है, कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हुए खाद्य जाल बनाते हैं। किसी भी जीव द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है, क्योंकि वो जीव या तो दूसरे के द्वारा खा लिया जाएगा तो उसमें चला जाएगा, और नहीं तो अंततः वो जब मरेगा, मौत होगी उसकी, तो फिर उसकी ऊर्जा को अपघटक जो है मुक्त करा देंगे। तो कोई भी जीवधारी हमेशा के लिए ऊर्जा को संग्रहित नहीं रख सकता। उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भंज दी जाती है या वह जीव मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु अपरद खाद्य श्रृंखला जाल की शुरुआत होती है। पौधे के लिए भी यही बात लागू होती है कि पौधे ने संग्रहित तो कर लिया,
या तो उसको कोई शाकाहारी जीव खा लेगा या फिर वो खुद मरेगा तो मरे हुए को हम अपरद कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, जिसको डेट्राइटस कहते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला, ये क्या होती है? तो जो मरे हुए हैं उनको खाने वाले उनको खाते हैं, फिर वो अपने अंदर उनको पचाते हैं, कुछ बनाते हैं, उनको खाने वाले फिर उनको खाते हैं। तो जनरली अपरद वाला अगर उसको कोई और नहीं खाया तो फिर अपघटन होगा। तो सीधा सा मतलब है कि अपरद को अपघटित करने वाले जो जीवधारी हैं, जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, बस यही 2-3 स्तर में वो खाद्य श्रृंखला बनी होती है। हाँ, अगर उसको कोई दूसरा खा लेता है, जैसे गिरे हुए पत्तियां हैं उनको गाय भैंस खा लेती हैं, तो फिर उस खाद्य श्रृंखला के वो हिस्सेदार हो जाएंगे। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें उपभोक्ता या परपोषित भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले उत्पादक होता है पेड़ पौधे, फिर उसको खाने वाले जो शाकाहारी प्राणी हैं प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता हैं, उनको खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता हैं, और ऐसे करके अंत में अपघटन होता है, अपघटक होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाकभक्षी होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ों को पौधों को खाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृदकवची मोलस्क होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी में कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए, कीट पतंगे हैं। आपको पता है कि 25% जो कीटे हैं वो केवल पेड़ पौधे की पत्ती वगैरह ही खाते हैं। पक्षी हैं, है ना, स्तनधारी पशु जितने भी आप गाय भैंस बकरी देखते हैं वो सब खाते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मोलस्क, जैसे कि आप घोंघा देखते हैं, घोंघा पाइला, वो क्या खाता है? वो पेड़ पौधे की पत्तियों को खाता है। अगर वो पानी में रहते हैं तो जलीय पौधों के, जैसे आइकॉर्निया है, पिस्टिया है, इनको खा सकता है थोड़ा बहुत। और अगर वो लैंड में आ जाता है, आप देखे होंगे कि आपके गार्डन वगैरह में भी कई बार घोंघे आ जाते हैं, तो आपके गार्डन के पेड़ पौधों की पत्ती वगैरह को खाते हैं, वो तो भी शाकाहारी प्राणी हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं, या इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो जो सीधे सीधे शाकाहारी प्राणी को खाते हैं, जैसे मान लो शेर जो है हिरण को खा रहा है, तो हिरण एक प्राथमिक मांसभक्षी कहलाएगा क्योंकि वो सीधे हिरण को खा रहा है। लेकिन अगर वही शेर किसी ऐसे प्राणी को खाएगा जो किसी दूसरे प्राणी को खाया हुआ है, तो फिर वो द्वितीयक मांसभक्षी हो जाएगा। तो एक ही शेर जो है प्राथमिक मांसभक्षी, द्वितीयक मांसभक्षी, तृतीयक मांसभक्षी कैसे भी हो सकता है, क्योंकि मांसभक्षी प्राणी ये नहीं देखते हैं कि मैं जिनको खा रहा हूं वो प्राणी शाकाहारी प्राणी है या वो खुद मांसाहारी प्राणी है, ये नहीं देखते। वो उनको बस खाने के लिए कोई जीव चाहिए, कोई जंतु चाहिए, उसको पकड़ के खा लेते हैं। यद्यपि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये, ठीक है। वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीयक मांसभक्षी के रूप में नामित किया जाता है। तो मांसभक्षी अगर प्राथमिक है का मतलब वो द्वितीयक उपभोक्ता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, घास है उत्पादक, बकरी इसकी प्राथमिक उपभोक्ता है, मनुष्य बकरी को खाता है तो मनुष्य जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, लेकिन प्राथमिक मांसभक्षी है। समझ रहे हैं इसको? प्राथमिक मांसभक्षी, द्वितीयक उपभोक्ता है ये। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, अपरद का मतलब होता है डेट्राइटस, मतलब कि जो मर करके गिरे हुए प्लांट या जंतु, जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं उसे हम अपरद या डेट्राइटस कहते हैं। अब इसकी खाद्य श्रृंखला दो तरीके से बन सकती है। पहला, या तो सीधे सड़ जाएंगे, उनको कोई और नहीं खाएगा, सीधे सड़ जाएंगे, तो फिर अपरद और अपघटक, ये 2 स्तर बन गई। लेकिन मान लो उसको कोई दूसरा
जीव खा लेता है, जैसे गिरे हुए पत्तियों को मान लो अर्थवर्म खा लिया या बकरी खा लिया, तो फिर उसके आगे की श्रृंखला उससे आगे बनेगी। तो डेट्राइटस फूड चेन में अपरद खाद्य श्रृंखला में हम यही लेते हैं कि अपघटक उसको अपघटित करेंगे, अब वो सड़ेंगे, बस हम ये मान के चलते हैं। जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है यह अपघटकों से बना होता है। देखिए इस केवल अपघटक को ले रहा है, जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परपोषित जीव होते हैं। तो डेट्राइटस को अपरद को खाने वाले बैक्टीरिया और कवक हैं जो उनको सड़ा देते हैं। ये मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। उनको उसी प्रक्रिया में जो अपघटन की प्रक्रिया है उसी में उनको ऊर्जा भी मिल जाती है अपने कार्य के लिए। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी मृत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। मृतोपजीवी जिसको अपन सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, जो मरे हुए को सड़ाते हैं और उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारणतः अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं, जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। जो जीवाणु हैं, कवक हैं, वो मृत अवशेषों के ऊपर एक प्रकार की एंजाइम स्रावित करती हैं अपघटन करने के लिए। तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको तोड़ के वो अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। फिर उनमें से कुछ तो मृदा में मिल जाती है, इसलिए मृदा की उर्वरता भी बढ़ जाती है, पौधों को मिल जाएगी, और कुछ को वो स्वयं उपयोग कर लेते हैं। तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाले भी यही होते हैं जो खाद के रूप में उसको सड़ा करके तैयार कर देते हैं। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रेजिंग फूड चेन, चारण, चरना, जलीय पौधों को देखिए। अब जल में कौन कौन है, तो जल में भी कीड़े मकोड़े हैं, मोलस्क हैं, है ना, फिर उनको खाने वाली छोटी मछलियां हैं, उनको खाने वाली बड़ी मछलियां हैं, फिर वहाँ मगर वगैरह भी हैं। तो इनसे वो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है जिसको अपन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी GFC की तुलना में ग्रेजिंग फूड चेन, GFC मैंने अभी बताया आपको, GFC, ठीक है। ये थोड़ा सा बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक से लिखा नहीं रहा है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, है ना। GFC, है ना, ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्योंकि ये तो आप भी समझोगे कि जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, उनको कोई और खाएगा ये कम ही होता है, ज़्यादातर मरते हैं और सड़ते हैं। तो मतलब ऊर्जा का प्रवाह अपघटन के द्वारा ज़्यादा हो रहा है, और जो खा भी लेते हैं वो भी तो मरते हैं अंततः, तो भी अपघटन ही होते हैं, उनका भी अपघटन ही होता है। तो अपघटन के द्वारा ऊर्जा प्रवाह सबसे ज़्यादा हो रही है। कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। यह भी मैंने अभी आपको बताया कि मान लो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह गिरी, उसको मान लो बकरी ने खा लिया, फिर बकरी को शेर ने खा लिया, फिर शेर मरेगा तो अपघटन होगा, या फिर वो जो पत्तियां गिरी हों सीधे सड़ गई तो सीधे अपघटन होगा। तो या तो वो थोड़े से ज़्यादा लंबे श्रृंखला से गुजरी है या सीधे अपघटन हो गई। तो हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं इनको। अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं, और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे काकरोच एवं कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। जैसे मानव सर्वभक्षी है, ये मांस भी खा लेता है और पेड़ पौधे की मतलब से भी खा लेता है, उनको भी खा लेता है। काकरोच भी इसी तरह का है, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। और कौवे भी, जैसे कौवे को आप रोटी देते हो तो भी ले जाता है, और कहीं पर कोई जीव जंतु मरा हुआ रहता है तो उसको भी नोच नोच के खा जाता है वो। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल या फूड वेब का निर्माण करता है। क्योंकि मैंने कहा कि एक खाद्य श्रृंखला अकेले नहीं होती है, वो कई खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, तो एक प्रकार से खाद्य वेब या जाल वहां पर बन जाती है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है।
तो अपना एक स्थान है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता है या उत्पादक है या द्वितीयक उपभोक्ता है, अपना एक स्थान तो होता है उसका, किसी भी जीव का। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोतों के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। तो पोषण स्तर कौन कौन से हैं? जैसे उत्पादक हैं तो प्राथमिक पोषण स्तर बनाते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक स्तर बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी एक एक पोषण स्तर बनाते हैं। प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक के पोषण स्तर है और ये उच्च पोषण स्तर की तरफ जा रहे हैं, जिसे ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, शाकाहारी द्वितीयक पोषण स्तर में आते हैं, है ना, और मांसाहारी तीसरे पोषक स्तर से संबद्ध होते हैं। तो ये एक चित्र है 14.2, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पादक, ये उत्पादक हैं तो पहली पोषण स्तर बनाए हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक है, द्वितीयक उपभोक्ता तीसरी पोषण स्तर है, चतुर्थ उपभोक्ता चौथी पोषण स्तर है। अब इनमें कौन कौन शामिल है आप देख सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे घास फूस हैं वो सब उत्पादक हैं। फिर इनको खाने वाले जो जंतु हैं, जंतु प्लवक, टिड्डे, गाय, है ना, फिर इनको खाने वाले पक्षी, मछलियाँ हैं, भेड़िया हैं, फिर इनको खाने वाले मनुष्य हैं, शेर हैं। तो एक दूसरे से जुड़े हुए खाद्य श्रृंखलाओं से ये बंधे हुए हैं और फिर एक खाद्य जाल भी बनाते हैं। तो पोषण स्तर ध्यान रखेंगे कि जो पहली पोषण स्तर है वो पादपों से, उत्पादक से शुरू होती है और ये उच्च पोषण स्तर की तरफ जा रही है, लेकिन ऊर्जा कम होते जाती है। पोषण स्तर ऊपर जाते जाता है, ऊर्जा कम होते जाती है, सप्लाई। यहां पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि ऊर्जा कम होते जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरद या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। मैंने अभी तक कई बार आपको बताया कि अपरद यानी डेट्राइटस का मतलब होता है मरे हुए, जो अभी सड़ नहीं पाए हैं, वो सड़ेंगे, वो ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करेंगे, उन्हीं को अपघटन करेंगे। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करता है ना। तो ये निम्न पोषण स्तर है, ये उच्च पोषण स्तर, तो ये इस पे निर्भर कर रहा है, अपने से नीचे, ये अपने से नीचे, ये अपने से नीचे। तो मतलब ये है कि उच्च पोषण स्तर अपने से निम्न पोषण स्तर पर अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए निर्भर करता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। हम लोग खड़ी फसल मतलब जैसे धान गेहूं हम उगाए हैं, खड़ी हो गई फसल, तैयार हो गई, उसको खड़ी फसल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ी फसल का मतलब होता है कि किसी भी पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा संग्रहित हुई है, उसको हम पोषण स्तर कहेंगे, उसको हम खड़ी फसल कहेंगे। शस्य, स्थित शस्य, खड़ी फसल। स्थित शस्य को जीवित जैवकों की मात्रा या जैव मात्रा इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है, उसके जैव भार से मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। जैसे कि मान लो ये जीव है, तुरंत इसको तौल लो तो मान लो 100 किलो का है, तो ये फ्रेश वेट हो गया जिसमें पानी की मात्रा है। अब इसकी पानी को सुखा दिए और केवल ड्राई वेट को नापते हैं, तो वो ड्राई वेट कहलाएगा, जो कि 30% होता है। मान लो 100 किलो का कोई जीव है, उसको आप सुखा करके तौलेंगे तो वो 30 किलो से ज़्यादा नहीं बचेगा। और कई तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें 94% तक, 94% तक पानी होती है। जैसे आप तरबूज जानते होंगे, वाटरमेलन, उसमें 94% तक पानी होता है। अगर उसको सुखाओगे तो सिर्फ 6 ग्राम बचेगा, 6 किलो बचेगा 100 किलो का तरबूज, तो वो ड्राई वेट कहलाएगा। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो वह अधिक विशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उतने में वास्तविक जैव मात्रा है, क्योंकि पानी कोई जैव भार या जैव मात्रा नहीं है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है। ऊर्जा होती है जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनमें ऊर्जा होती है।
पानी में तो नहीं होती। तब 100 किलो का जीव है, उसमें मान लो 90 किलो पानी है, उस 90 किलो पानी में कोई ऊर्जा नहीं है, सिर्फ 10 किलो का जो उसमें भार है, सिर्फ उसमें ऊर्जा है। इसलिए जैव मात्रा को हम शुष्क भार के रूप में नापेंगे तो ज़्यादा सही माप होती है ना, फ्रेश वेट की तुलना में। चारण खाद्य श्रृंखला में, चारण का मतलब होता है चरने वाला, जब शाकाहारी जीव जो है पेड़ पौधों खाते हैं फिर उससे आगे की श्रृंखलाएं, है ना। इनमें पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है और इस तरह से ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है, 10% से भी कम होता है। और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। मैंने कई बार इस चीज को बताया कि जितनी ऊर्जा वो पाता है उसका 90% वो फूंक देता है और सिर्फ 10% संग्रहित करता, वही अगले पोषण स्तर में जाएगा। और ये 10% अधिकतम मात्रा बता रहा हूं मैं, क्योंकि संग्रहित तो इससे बहुत कम होती है। अब खुद देखिए कि आप रोज कितना खाना खाते हो, कितनी ऊर्जा लेते हो, लेकिन उसमें से ज़्यादातर को आप फूंक देते हो, आपका वजन कितना बढ़ता है। साल भर में आप कितना खाना खाते हो बताओ। एक दिन में आप कम से कम 1 किलो खाने पीने की चीज़ें खा जाते हो, ठीक है। चलो 1 किलो में से आपने मान लो 250 ग्राम, 1 पाव मान लो अवशोषित किया और बाकी आपने 750 ग्राम मल पदार्थ से निकाल दिया। चलो 1 पाव खाना आपने अपने शरीर में लिया डेली, तो आपने 100 दिन में कितना लिया, 25 किलो, ठीक है। और 400 दिन, 365 दिन में मान लो लिया 1 क्विंटल। 1 क्विंटल खाना आपने अपने शरीर के अंदर लिया। अब बताइए 1 साल में आपका वजन कितना बढ़ा, 1 किलो बढ़ा, 2 किलो बढ़ा, वही संग्रहित हुआ, बाकी आपने फूंक दिया। मतलब आपने 98%, 99% पार्ट को फूंक दिया। और भी तब जब आपका वजन बढ़ा, और नहीं बढ़ा मान लो साल 2 साल 5 साल नहीं बढ़ रहा है, मतलब आपने 100% ऊर्जा को मुक्त कर दिया, आपने उसमें से एक भी संग्रहित नहीं किया। इसका यह मतलब है, ठीक है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तर हों, जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, शाकभक्षी, प्राथमिक मांसभक्षी, द्वितीयक मांसभक्षी आदि होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इस प्रकार अपरद खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा है? तो अपरद खाद्य श्रृंखला में अगर आप केवल अपघटक को लोगे तो वहीं पर सीमित हो जाएगा वो, लेकिन केवल हम अपघटक को ना लें और अपरद को हम चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ लें कि उसको बकरी खा रही फिर बकरी को ऐसा, तो फिर वो लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कहाँ तक लिमिट कर देंगे और कहाँ से आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी लंबा उसको कर सकते हैं। ये देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा आई उसका अधिकांश भाग तो ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, केवल 1 से 5% भाग, और अगर आप PAR कहते हैं तो 2 से 10% भाग ही हम प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। अब ये जितना संग्रहित किया उसका 90% से भी ज़्यादा इसने उड़ा दिया और 10% से भी कम ये अगले पोषण स्तर में दिया जो शाकाहारी हैं उनको। अब इसने भी अपना 90% ऊष्मा के रूप में फूंक दिया और सिर्फ 10% आगे दिया। इसने भी अपना 90% फूंक दिया और 10% आगे दिया। ये देखिए, ये ऊष्मा के रूप में निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, सब तरफ से ऊष्मा के रूप में निकल रही है। तो हर पीढ़ी में, हर पोषण स्तर में ऊष्मा के रूप में काफ़ी मात्रा में, अधिकांश मात्रा में जो ऊर्जा है वो मुक्त हो जाती है उसके श्वसन के द्वारा, और बाकी बहुत कम मात्रा में, वो करीब 1 से 10% के बीच ही वो संग्रहित हो पाती है। वो 0 भी हो सकती है अगर उसका वजन नहीं बढ़ा तो। अब है पिरामिड। पिरामिड हम कैसे बनाते हैं? तो कम संख्या से ज़्यादा संख्या होते जाती है या ज़्यादा संख्या से कम संख्या होते जाती है। तो पिरामिड यहाँ पर 2 प्रकार से बन सकते हैं, उल्टी और सीधी। अगर ज़्यादा संख्या से कोई चीज़ कम संख्या होते जा रही तो सीधी पिरामिड बनेगी, और कम संख्या से ज़्यादा संख्या की ओर जा रही है तो पिरामिड उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो पिरामिड को हम 3 चीज़ों के लिए बनाते हैं: संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड सीधी भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधी बनती है। ऊर्जा हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाती है और सीधी पिरामिड बनती है। लेकिन संख्या का पिरामिड उल्टी भी बन सकती है, सीधी भी बन सकती है। जैसे मान लो
आप एक पेड़ इकोसिस्टम का आप संख्या का पिरामिड देखें तो पेड़ कितना है, केवल एक पेड़ है, उस पे निवास करने वाले जो पक्षी हैं उनकी संख्या इनसे ज़्यादा है, 10 है, 20 है, 50 है। फिर उन पे निवास करने वाले जो कीट पतंगे हैं उनकी संख्या और ज़्यादा है, फिर उन पे और आगे है। तो मतलब संख्या बढ़ रही है एक पेड़ इकोसिस्टम की, एक है फिर उससे 10-20 है, फिर उसके और ऊपर है, ऐसे। तो संख्या का पिरामिड पेड़ का वृक्ष इकोसिस्टम का उल्टा बनेगा, लेकिन उसी में जैव भार का पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी पेड़ है, उससे कम भारी पक्षी हैं, उससे कम भारी इंसेक्ट हैं, उससे कम भारी और उसके छोटे इंसेक्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या का पिरामिड भी सीधी उल्टी बन सकती है। जैसे घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधी है, क्योंकि घास सबसे ज़्यादा संख्या में है, उसको खाने वाले कम है, उसको खाने वाले कम है, उसको खाने वाले कम है। तो घास के पिरामिड में सीधी बनेगी संख्या की, और जैव भार की भी सीधी बनेगी, क्योंकि वजन भी घास का ही सबसे ज़्यादा है, उसको खाने वाले का और कम है, उसको खाने वाले का और कम है, उसको खाने वाले का और कम है। तो घास के जो मैदान है, घास का जो इकोसिस्टम है, उसमें संख्या का भी और जैव भार का भी दोनों सीधी बन रही, क्योंकि ज़्यादा से कम की ओर जा रही। लेकिन एक पेड़ इकोसिस्टम का आपने देखा कि संख्या का पिरामिड उल्टा है, जैव भार का पिरामिड सीधा है। लेकिन इन सभी में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधी है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधी है, जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, ये दोनों उल्टी भी बन सकती है, सीधी भी बन सकती है। ठीक है, आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आधार चौड़ा और शिखाग्र की ओर संकरा होता जाता है। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़ें तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा, पिरामिड जैसा आप बना सकते हैं। इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 3 चीज़ों के रूप में, है ना। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर करता है। तो नीचे हमेशा उत्पादक होते हैं, उसके ऊपर उपभोक्ता होते जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीयक पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। 3 पारिस्थितिकी पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है वे पहला है संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव मात्रा का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। विस्तृत जानकारी के लिए चित्र 14.4 के आबासादा को देखें। ठीक है, तो ये पिरामिड 14 का आ है, देखिए। घास के मैदान की पिरामिड कैसी है, देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए संख्या, देखिए तो घास की संख्या सबसे ज़्यादा है ना। उसको खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जैसे कि चूहे हैं, खरगोश हैं, है ना, या और इस टाइप की कोई चीज़ है जो घास खाते हैं, तो उनकी संख्या घासों से काफ़ी कम है। फिर इनको खाने वाले जो हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, उनको खाने वालों की संख्या और कम है। तो ये पिरामिड एक प्रकार से सीधी पिरामिड बनते जा रही है। तो संख्या का पिरामिड तो सीधा बना ही, जैव भार का पिरामिड भी सीधा बनेगा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जैव भार जो वजन है वो घासों का है, उससे कम वजन इनका है, उनसे कम इनका, उनसे कम इनका। वजन के हिसाब से भी ये सीधा ही बनेगा घास का मैदान। ठीक है, दूसरा देखिए दलदली पारिस्थितिकी तंत्र, जैव मात्रा आप देख सकते हैं। दलदल में भी जो उत्पादक हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उनका वजन सबसे ज़्यादा है, उन पर निवास करने वाले जंतु, उनको खाने वाले जंतु, उनको खाने वाले जंतु और कम होते जाते हैं। ठीक है, तो जैव भार भी यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन प्राणी प्लवक के जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, प्राणी प्लवक, तो देखिए जो पानी होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें जो प्लवक होते हैं, चाहे प्राणी प्लवक का हो या पादप प्लवक का हो, उनका वजन टोटल मिला के कम ही रहेगा। उनको खाने वाले का वजन उनसे ज़्यादा रहता है। उनको खाने वाली छोटी मछलियों का वजन टोटल में ज़्यादा रहेगा, उनको खाने वाली बड़ी मछलियों का वजन टोटल में ज़्यादा रहेगा। तो फिर ऐसा पिरामिड जो होता है वो उल्टा बना हुआ है। ठीक है, मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा बना है, लेकिन संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। प्लवक ज़्यादा होते हैं, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम। तो कुछ जगहों पे आप उल्टा और सीधा
देख सकते हैं। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा है, 10,000 जूल से 1,000 जूल, फिर 100 जूल, फिर 10% ऊर्जा को अगले पोषण स्तर में जाते हुए देख सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू से अभी तक पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब इसको आगे पढ़ते हैं। ऊर्जा, मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए, है ना। सभी जीवों को शामिल करते हैं, चाहे घास हो, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हो, चाहे बड़े जीव जंतु हो। यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापकीकरण सत्य नहीं होगा। मान लो आप प्राथमिक उपभोक्ता में चूहे और खरगोश को तो गिन लिए, लेकिन छोटे मोटे जो कीड़े वहाँ पर हैं उनको नहीं गिने, तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता की सारी गणनाएं फेल हो गई, आपने सही गणना नहीं किया, उसका ये मतलब है। या जैसे आपने मान लो उत्पादक के रूप में थोड़े बड़े पौधों को तो गिन लिया, लेकिन घास फूस और शैवाल और ब्रायोफाइटा को नहीं गिना, तो आपने उत्पादक को भी सही ढंग से नहीं गिना। इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो जाएगा। मतलब एक ही प्रकार के जीव को आप एक से ज़्यादा जगह में रख डालोगे, क्योंकि आपने उसको पहले में नहीं गिना तो दूसरे में गिन सकते हो, ऐसा भी हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी वहाँ पर। हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। ठीक है, पोषण स्तर में आप किसी एक प्रजाति को नहीं दिखा सकते, आपको एक वहाँ पर क्रियात्मक स्तर दिखाना पड़ेगा कि ये उत्पादक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आम का पौधा उत्पादक है, नहीं, ये एक उत्पादक है बस। उसको खाने वाला जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो हिरण भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, कीटे भी हो सकते हैं, खरगोश और चूहे भी हो सकते हैं। आप किसी एक को आप नहीं दिखा सकते कि वो प्राथमिक उपभोक्ता है। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। जैसे मान लो आपका शेर है, तो शेर हो सकता है कि वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए या द्वितीयक उपभोक्ता को खाए या तृतीयक उपभोक्ता को खाए, वो किसी भी उपभोक्ता को खा सकता है, तो एक से अधिक पोषण स्तर में भी वो हो सकता है। उदाहरण के लिए एक गौरैया जब बीज, फल व मटर खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, किंतु जब वो कीटों, केंचुओं को खाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाती है। जो छोटी चिड़िया होती है गौरैया, जिसको स्पैरो भी कहते हैं, वो बीजों को भी खा सकती है, कीड़े मकोड़ों को भी खा सकती है। तो बीज खाएगी तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, और कीड़े मकोड़ों खाएगी तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगी। बस ये है। क्या आप यह विवरण दे सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कितनी पोषण रीतियों का प्रयोग करता है? अरे भाई, मनुष्य जो है किसी भी पोषण स्तर में हो सकता है। वो शेर को भी मार के खा सकता है, वो हिरण को भी मार के खा सकता है, गाय को भी, बकरी को भी, और पेड़ पौधों को भी। वो किसी भी पोषण स्तर में हो सकता है। अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जैव मात्रा अधिक होती है, और इसी तरह से शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा भी जो है मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ज़्यादातर कंडीशन में जैव मात्रा और संख्या हमेशा पादपों की ही ज़्यादा होती है, शाकाहारियों की उससे कम, मांसाहारियों की और कम होती है। तो ज़्यादातर कंडीशन में ये सभी पिरामिड सीधे बनते हैं, कुछ कंडीशन में ये उल्टे भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो ब्रिक्स इकोसिस्टम है उसका उल्टा बन सकता है। इस व्यापीकरण में कुछ अपवाद हैं, जैसे वृक्ष का ही देखिए, वृक्ष की संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष एक है, उसके ऊपर निर्भर करने वाले उनसे ज़्यादा होते हैं। यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है? अब उनमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें, इसके साथ ही कीट भक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब आप प्राप्त आंकड़ों पर चित्र बनाएं। तो ऐसा पिरामिड
बीच में चौड़ा हो जाएगा और ऊपर नीचे छोटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो वृक्ष है वो एक है, इस पर निर्भर करने वाले कीट थोड़े ज़्यादा हैं, है ना, और फिर इस पर निर्भर करने वाले पक्षी कम हो जाएंगे, इस पर निर्भर करने और कम हो जाएंगे, और तो मतलब नीचे में भी संकरा, ऊपर में भी संकरा, मतलब ये पिरामिड कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा पिरामिड, बीच में चौड़ा, नीचे और ऊपर संकरा। अब आप प्राप्त आंकड़ों पर चित्र बनाएं, है ना। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड भी प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि पादप प्लवक, प्राणी प्लवक वो संख्या में तो ज़्यादा होते हैं लेकिन जैव भार में कम होते हैं, और उनको खाने वाले उनसे ज़्यादा जैव भार होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है, उनका वजन ज़्यादा होती है। क्या एक विरोधाभास नहीं है? आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो मैंने जैसे व्याख्या की वैसी करेंगे, है ना। ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं होता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधी पिरामिड है, वो हमेशा ज़्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है, कि कितनी ऊर्जा उसको मिली, उसमें से कितनी आगे पास करी। यद्यपि पारिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि 2 या अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा शेर है, वो कई स्तरों में आ सकता है। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है, इनमें आहार जाल का समावेश भी नहीं होती है। ऐसी श्रृंखलाएं जनरली प्रकृति में नहीं बन पाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवों को पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आप पिरामिड में अपघटक को शामिल नहीं करते हैं, भले वो कितना भी महत्वपूर्ण है अपघटक, क्योंकि अपघटकों की संख्या कितनी है, जीवाणुओं की संख्या कितनी है, उनका जैव भार कितना है, ये कैलकुलेट करना लगभग असंभव है। मान लो एक पत्ती ही सड़ रही है, उस एक सड़ती हुई पत्ती में कितने जीवाणु हैं ये गिन पाना नामुमकिन है। पानी की एक बूंद में करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, करोड़ों वायरस हो सकते हैं, आप कैसे गिनेंगे? ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो खाली जमीन है, जो बंजर जमीन है या जिसमें पेड़ पौधे नहीं है, जीव जंतु नहीं है, उनमें किस तरह से विकसित होते हैं। इसमें किस तरह से ये विकसित होते हैं और वहाँ पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण किस तरह से होता है। तो जलीय और स्थलीय, ठीक है, अगले क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।